बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस। पेपर फर्स्ट है आपका बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम बात कर रहे थे राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और कौन कौन से विभिन्न सिद्धांत उसके पीछे हैं। तो विभिन्न विचारधाराएं हमें बताती है कि राज्य की उत्पत्ति दैवीय आधार पर हुई, मीन्स ईश्वर के द्वारा निर्मित संस्था है राज्य। उसके अलावा हमने पहला वीडियो जिससे पहले देखा था तो उसमें देखा कि पैतृक सिद्धांत काम करता है और मातृक सिद्धांत इसके पीछे काम करता है। मीन्स जिस प्रकार से परिवार का मुखिया पिता होता है और माता मुखिया मानी जाती है, उसी प्रकार से उसी आधार पर राज्य की उत्पत्ति हुई है। और आज हम जो अपनी थ्योरी लेके आए हैं वो है हमारी राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, फोर्स थ्योरी। तो फोर्स थ्योरी जो है वो बताती है कि राज्य शक्ति के द्वारा उत्पन्न संस्था है। मीन्स समाज में जब बहुत समय पहले प्राचीन समय में राज्य नामक संस्था नहीं थी, समाज का अस्तित्व नहीं था, उस समय आपस में लोग किस तरीके से रहते थे, तो उसमें जो प्रभावशाली व्यक्तित्व होता था, आपस में लोगों का एक दूसरे में संघर्ष होता रहता था। कभी वो संघर्ष धन के लिए होता था, कभी अपनी इच्छा अपने रक्षा के लिए होता था। आपस में लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे और उसमें जो बलशाली होता था वो विजय प्राप्त करता था और धीरे धीरे इसी का स्वरूप बदलता गया और राज्य की उत्पत्ति हमारे सामने आती है। तो आइए जानते हैं क्या है शक्ति सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के बारे में। यह सिद्धांत ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो यह मानता है कि न्याय बलवान का हित है, संघर्ष ने राजा उत्पन्न किया है। तो राजनीति विज्ञान में हम अगर इतिहास में जाएं तो इस थ्योरी का हमें महत्व दिखाई पड़ता है। कहाँ कि ये एक क्रम चला आ रहा है कि समय समय पे आपस में लोगों में संघर्ष होता रहा। वो संघर्ष बहुत समय पहले कबीलों में होता था, तो जहाँ सरदार मुखिया होता था तो सरदार का वर्चस्व बढ़ता था, सरदार सारे नियम कानून बनाने लग जाता था और वो अपने बल के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा कबीले पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता था। फिर धीरे धीरे समय बदलता गया और सामंतवाद आया। उसमें क्या होता था कि कृषि व्यवस्था आई और लोगों ने देखा कि कृषि में जो स्वामित्व रखने वाले होते थे, साहूकार जिन्हें बोलते थे, वो लोग दूसरे का अहित करते थे। तो अपने अपने बल के आधार पर अपनी शक्ति का प्रयोग द्वारा एक हित जब दूसरे हित का अहित करने लग जाए और वहां धीरे धीरे क्या होता है कि वही लोगों को वो सहन करने की आदत सी बन जाए और उसी व्यवस्था से इस राज्य रूपी संस्था का जन्म होता है। तो थ्रेसी मेकस एक विचारक हैं, इनका क्या कोटेशन है कि न्याय बलवान का हित है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जहां जो शक्तिशाली लोग हैं, जो बलवान लोग हैं, उनके हित में जो कार्य होता है वही न्याय है। संघर्ष ने राजा उत्पन्न कर दिया। तो कबीलों में सरदार हुआ करते थे, फिर जमींदार होने लग गए और धीरे धीरे स्वरूप बदलता गया और राजा उत्पन्न हुआ, क्योंकि एक वर्ग का दूसरे वर्ग से संघर्ष चलता रहा। उस संघर्ष के निपटारे के लिए लोगों को जरूरत हुई किसी न्यायाधीश की जो न्याय कर सके और इस प्रकार से उन्होंने आपस में एक समझौते के द्वारा राज्य की स्थापना की। ऐसा ये शक्ति सिद्धांत मानता है। व्यक्ति सत्ता की लालसा से युक्त जीव है। तो प्रत्येक जो व्यक्ति है उसके अंदर शक्ति पाने की एक इच्छा होती है और यही लालसा, जो लालसा उसे अपना बाहुबल प्रदर्शित करने और दूसरे को अपने अधीनता में लेने के लिए प्रेरित करती है। तो व्यक्ति की जो इच्छा है उसमें अधिक शक्ति प्राप्त करने की, वही इच्छा उसे क्या करती है, अपना बल प्रदर्शित करने के लिए उसे प्रेरित करती है और वो उसे प्रेरणा देती है, और जिससे व्यक्ति क्या करता है, अपने बल को प्रदर्शित करता है और उससे जो कमजोर वर्ग हैं, जो समाज में कमजोर हैं, जिन पे संपत्ति नहीं है, जिन पे बाहुबल नहीं है, उनको वो अपने अधीन करने के लिए प्रेरित करती है। और इसी के द्वारा क्या होता है कि जो शक्ति संपन्न है वो अपनी शक्ति और अपने बल प्रयोग के द्वारा लोगों को अपने अधीन कर लेता है। तो शक्ति प्रदर्शन जो सिद्धांत है वो उन विचारधाराओं को प्रमुख मानता है जिसमें मत्स्य नियम की बात होती है या जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात होती है,
माइट इज राइट वाली बात होती है। तो जिसके पास शक्ति है उसके द्वारा जो कहा गया वही सत्य है। और बड़ी मछली छोटी मछलियों को तालाब में खा जाती है, उसी प्रकार से समाज में वर्ग में लोग क्या करते हैं कि शक्तिशाली लोग दूसरों का अहित करते चलते हैं। ओपेनहाइमर एक विचारक हैं जिन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि सबसे प्राचीन समय में भेड़िए राज्य की स्थापना थी, जहां लोग क्या करते थे कि एक दूसरे को लूट खसोट के अपनी संपत्ति, अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश में जुटे रहते थे। तो उस समय लोगों को अपने सुरक्षा के लिए एक आवश्यकता महसूस हुई एक ऐसी संस्था की जो उनके हितों की रक्षा कर सके, और धीरे धीरे उसी का स्वरूप राज्य ने ले लिया, ऐसा बताते हैं। जेम्स एक विचारक है जिनका क्या कथन है, यह सिद्ध करने में लेशमात्र कठिनाई नहीं है कि आधुनिक ढंग के सभी राजनीतिक समुदाय अपने अस्तित्व के लिए सफल युद्ध संचालन का परिणाम है। मींस इनका कहने का मतलब क्या है कि जो भी हम संस्थाएं देख रहे हैं, जो भी राजनीतिक समुदाय देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी युद्ध का परिणाम है। तो शक्ति संतुलन जो है वो युद्ध, शक्ति प्रदर्शन को ही राज्य के उत्पत्ति का स्रोत मानती है। और वो क्या कहती है कि ये कहना और सिद्ध करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी कि आधुनिक समय में जो भी राजनीतिक समुदाय दिखाई दे रहे हैं वो अपने अस्तित्व के लिए सफल युद्ध का परिणाम है। तो युद्ध जब दो वर्गों के बीच में होता है तो वहां विजय किसकी होती है? जिसके पास शक्ति होगी वो विजय प्राप्त कर लेता है, और वो क्या करता है, जो पराजित होते हैं उन्हें अपने अधीन रख लेता है। तो यही शक्ति सिद्धांत हमें समझाने की कोशिश करता है। मानव इतिहास में प्रारंभ में विभिन्न सामाजिक संवर्गों के बीच आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए संघर्ष होता रहा, जिसके फलस्वरूप कुछ लोगों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और समय के साथ साथ विजेताओं ने पराजितों को सुविधाएं प्रदान की। इस प्रकार विद्यमान स्थिति के साथ समझौता कर लिया गया और कानून व शासन सहित राज्य का जन्म हुआ। तो शक्ति सिद्धांत वाले हमें क्या समझाने की कोशिश करते हैं, ये सिद्धांत बताता है कि मानव इतिहास में जो बहुत प्राचीन समय था, उस समय में विभिन्न वर्गों में विभिन्न आर्थिक लाभ अपने हित को बनाए रखने के लिए समय समय पे कई संघर्ष होते थे, और उन संघर्षों में जो विजय प्राप्त करता था वो अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता था। और वो क्या करता था कि जो पराजित समय के साथ साथ उसने क्या करना शुरू कर दिया, जो लोग उसके अधीन थे, जो पराजित थे, उन लोगों को वो सुविधाएं देने लग गया। और धीरे धीरे जो पराजित लोग थे उन्होंने अपना भाग्य समझ के उसको स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया, और वही प्रारंभ कर दिया तो आपस में एक समझौता कर लिया कि जिससे क्या होगा कि जिनके पास शक्ति है वो अपने अधीन लोगों को कुछ सुविधाएं देंगे और वो उनका आज्ञा का पालन करेंगे। तो इस प्रकार धीरे धीरे क्या हुआ कि जो शक्तिशाली लोग थे उनके द्वारा जो नियम बताए गए वही कानून का रूप धारण कर लिए, और धीरे धीरे राज्य रूपी संस्था का जन्म हो जाता है। कानून व शासन सहित राज्य का जन्म हुआ। तो वही शक्ति, वही युद्धों का परिणाम और युद्ध द्वारा स्थापित अपने राज्य, वही हमारे सामने राज्य का स्वरूप धारण करके आते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शक्ति सिद्धांत जो है उसमें बलशाली का हित देखा गया है, वही सर्वोच्च है, और जो शक्ति संपन्न लोग हैं वो दूसरे का अहित समय समय पे करते चले आ रहे हैं। और लेकिन धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आया और उन्होंने अपने अधीन जो लोग थे उनको सुविधाएं प्रदान की, जिससे इन दोनों के बीच में एक समझौते का रूप ले लिया, और वही आज हमारे सामने राज्य के रूप में अवतरित होता है। तो ये विचार अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शक्ति ही राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण है, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति में बहुत सारे तत्व हैं, जिनमें हम सबसे पहला देखते हैं रक्त संबंध, फिर आता है धर्म, फिर आता है राजनीतिक चेतना, आर्थिक समुदाय। तो इन सबका भी अपना अपना महत्व है। शक्ति भी है एक तत्व, लेकिन सिर्फ शक्ति के आधार पर आप राज्य की उत्पत्ति मानेंगे अपने आप में कहना सही नहीं होगा। लेकिन शक्ति सिद्धांत वाले बताते हैं कि शक्ति के द्वारा और युद्धों के आधार पर राज्य की उत्पत्ति हुई है। इसके कई समर्थक हैं, ओपेनहाइमर, जेम्स, सिमिल, बार्ड, ट्रिट्स्के, ब्लंसली, एरिक कॉफमैन, ये कई विचारक हैं जिन्होंने शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया और पूरी तरह से इसे उपयुक्त बताया। लेकिन इतना
देखने के बाद भी शक्ति सिद्धांत का एक महत्व हमें दिखाई पड़ता है। वो क्या है कि इसने दैवीय सिद्धांत की आलोचना की और उसके अगेंस्ट ये आया और इसने क्या कहा कि शक्ति एक तत्व के रूप में हमारे सामने दिखाई पड़ती है जो राज्य के विकासवादी जो सिद्धांत है उसमें महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसकी कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। क्या है आलोचनाएं? केवल शक्ति द्वारा राज्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो पहली आलोचना ये की जाती है कि सिर्फ ये कहें कि शक्ति ही राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र तत्व है तो ये कहना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि बहुत से विचारक हैं जिन्होंने ये बताया कि सिर्फ शक्ति या युद्ध प्रदर्शन करना, युद्ध करना ये समाज के लिए हितकारी नहीं है, बल्कि आज हम देखें, वर्तमान समय में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय लेवल पे कोई भी मुद्दा हो उसको लोग युद्ध व शक्ति प्रदर्शन से नहीं बल्कि शांति से उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शांति भी एक तरीका है जिससे कि आप वार्तालाप के द्वारा अपने जो संघर्ष हैं उनको सुलझा सकते हैं। केवल युद्ध या शक्ति ही हमारे पास एक वो नहीं है, हथियार नहीं है जिसका हम प्रयोग करके अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। अगर सिर्फ शक्ति का ही प्रयोग सभी लोग करने लग जाएंगे तो जो हम राज्य है, समाज है, इसका जो स्वरूप है शांति प्रिय या आपस में मिलजुल के रहना, उस स्वरूप से कहीं भिन्न देखेंगे जो कहीं ना कहीं राज्य के लिए या समाज के लिए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अहितकारी सबके लिए साबित होगा। दूसरा, शक्ति स्थायी आधार नहीं है। तो राज्य का जो आधार है, जो तत्व है, वो कुछ समय में शक्ति हो सकती है, शक्ति है, लेकिन आप ये कहें कि शक्ति ही एक परमानेंट आधार है, एक बेस है जो राज्य की उत्पत्ति के लिए, तो वो नहीं है। क्योंकि बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने बताए, अलग अलग विचार दिए हैं। जैसे ग्रीन का कथन हमारे सामने लिखा हुआ है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। ग्रीन, टीएच ग्रीन एक महान विचारक थे। तो इन्होंने क्या कहा कि राज्य का जो आधार है वो शक्ति नहीं है बल्कि इच्छा है। इन्होंने ये कहा कि शक्ति है, ठीक है, लेकिन जब तक कि वो सर्वजन की इच्छा ना हो, इच्छा के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है, ना कि शक्ति के द्वारा। तो इस तरीके से हम इस शक्ति को ही एक परमानेंट आधार नहीं मान सकते हैं राज्य का। क्योंकि विचारक ये भी कहते हैं कि जिन लोगों को युद्ध करने की और शक्ति प्रदर्शन की आदत पड़ जाती है वो आपस में लड़ते लड़ते स्वयं अपना विनाश कर लेते हैं। तो राज्य का अस्तित्व बनाए रखने के लिए शांति व्यवस्था जरूरी है, आपस में मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना जरूरी है, जो हम वर्तमान में दिखाई हमें पड़ रहा है। तीसरी आलोचना इनकी क्या है? संघर्ष को प्रोत्साहन देती है। तो ये जो थ्योरी है, ये शक्ति संघर्ष जो शक्ति सिद्धांत जो है राज्य की उत्पत्ति का, वो अगर हम मान्य कर दें, राजनीतिक विचारधारा में अगर इसको पूरी मान्यता दे दी जाए तो ये क्या करेगी? संघर्षों को प्रोत्साहन करेगी। हर व्यक्ति अपनी शक्ति प्रदर्शित करने में जुट जाएगा, अपने पास ऐसे साधन जुटाने लग जाएगा जिससे कि शक्ति का प्रयोग पूरी तरह कर सके और दूसरे को अपने अधीन कर सके। तो कहीं ना कहीं एक संघर्ष का माहौल उत्पन्न हो जाएगा जो समाज के लिए अहितकारी होता है। चौथा, प्रजातांत्रिक विचारों के विरुद्ध है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है शक्ति सिद्धांत, वो राज्य के उत्पत्ति का एक तत्व हो सकता है, लेकिन ये प्रजातांत्रिक हमारे जो विचार है, जैसे न्याय, विश्व बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता, कहीं ना कहीं उनके विरुद्ध लाकर खड़ी कर देती है, जो कि आज वर्तमान में उपयुक्त नहीं है। आज हम देखें तो वर्तमान में प्रजातांत्रिक राज्य की संकल्पना साकार हुई है और उसमें न्याय की बात की गई है, जो शक्ति सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ हो जाती है, जहां ये कॉन्सेप्ट लेके चला जाता है कि न्याय बलवान का हित है। ऐसा नहीं होना चाहिए। न्याय का सही प्रयोग सबके हित की बात होनी चाहिए और वो सबको समानता, स्वतंत्रता, विश्व बंधुत्व की बात करके ही एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ देखा कि शक्ति सिद्धांत पूरी तरीके से शक्ति पर बल देता है और राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र साधन शक्ति को समझता है, जो कि अपने आप में उपयुक्त नहीं है। इसका शक्ति सिद्धांत का एक महत्व ये दिखाई पड़ता है कि शक्ति को राज्य का एक आवश्यक तत्व माना गया है और राज्य की उत्पत्ति में एक मात्र तत्व के रूप में हमारे सामने आती है, ना कि पूरी तरह राज्य की उत्पत्ति का आधार है। चूंकि कहीं भी शक्ति का प्रदर्शन या युद्ध की बात कर ली जाए, संघर्ष की बात कर ली जाए,
तो वो एक कल्याणकारी समाज के लिए उपयोगी नहीं है। वर्तमान में हम देखते हैं कि शक्ति प्रदर्शन को रोकने के लिए बात चल रही है। आप देखते हैं परमाणु अप्रसार संधि, ये क्या है, अपनी अपनी शक्तियों को कंट्रोल में करने की शक्ति, इस एक बैलेंस लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि समाज का हित हो सके और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व बंधुत्व की भावना साकार हो सके। तो इस प्रकार से हमने यहाँ जाना शक्ति सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के बारे में शक्ति को महत्व देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।